हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CHSL 2024 टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन चल रहे हैं। 8 जुलाई की शिफ्ट नंबर 2 करेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि आयात के रेस्पेक्ट में यानी इंपोर्ट के रेस्पेक्ट में कंपनी एम का निर्यात यानी एक्सपोर्ट है वो निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिकतम था। कंपनी एम की बात कर रखा है। ये जो रेशियो किसका है, अपन को आयात और निर्यात का गिवन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। यानी हमें क्या चाहिए, इंपोर्ट के रेस्पेक्ट में एक्सपोर्ट वाली वैल्यू बड़ी चाहिए, यानी ये हमें इससे बड़ा चाहिए। ठीक है, यानी नीचे वाला वैल्यू जो हर है उसकी वैल्यू बड़ी चाहिए। यहाँ पे ब्लू वाला देख रहा हूँ, देखो 0.8 है, इसको मैं 8/10 लिखूंगा। यानी हर है वो अंश के रेस्पेक्ट में क्या है, बड़ा आ रहा है। कौन सा ईयर है, 2005, यही आंसर हो जाएगा। बाकी को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे 1.2 है। अब देखो 1.2 है और पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। यानी अगर 1 से वैल्यू बढ़ी जा रही है तो नीचे जब पॉइंट हटाओगे इसका तो 10 आएगा, यानी नीचे वाली वैल्यू छोटी आएगी। तो अगर मैक्सिमम होगा भी ना तो वो क्या होगा अपने पास, वन से जो छोटी वैल्यू आएंगी उन्हीं में हो पाएगा। अब चूंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको इसलिए लगा दिया था क्योंकि 1 से नीचे डायरेक्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन था यहाँ पे, बाकी सारे 1 से अबव हैं या फिर 1 है। तो केवल इसी केस में ऐसा हो पाएगा जब यहाँ पे इंपोर्ट के रेस्पेक्ट में एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि टू क्लियर ऑल स्टॉक अरशद ऑफर इट्स कस्टमर्स 12 ग्लासेस फ्री ऑन परचेज फॉर 24 अंडर डिस्काउंट स्कीम। ठीक है, यानी ऑल स्टॉक को खत्म करने के लिए अरशद क्या कर रहा है, 24 ग्लास खरीदने पर 12 ग्लास फ्री दे रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट कितना देगा। मैंने आपको पहले भी ऐसे सवाल बहुत और बताए। डिस्काउंट कैसे निकलता है, कितने ग्लास फ्री दिए हैं पहले तो वो देखो, 12 ग्लास डिवाइड बाई टोटल कितने हो जाएंगे, 24 और 12 36, यानी ये आ जाएगा 1/3। और 1/3 आपको पता है परसेंटेज में कितना होता है, 33/1/3 या 33.33%। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि 2001 से 7 तक कार का कितने % मूल्यह्रास हुआ है, यानी डिक्रीज हुआ है। 2001 में देखो यहाँ पे था, ये डाटा लिखा है 24 के, ये 24,000 है। और 2007 की बात कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये लिखा है आई थिंक 5800। तो कितना परसेंटेज कम हुआ है हमें ये देखना है। सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, इनका रेशियो ले लेता हूँ। 24,000 से कितना हो गया अपना, 5800 हो गया। 2 0 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 2 से और काट लेते हैं 29 टाइम, और 2 से काटेंगे 120। यानी कोई चीज़ 120 थी, अभी कितना हो गया, 29 हो गया। तो कितना कम हो गया, अगर 120 में से 20 जाता तो 100, 9 और हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 91 कम हो गया। किसके रेस्पेक्ट में, 120 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 कैंसिल आउट। तो यानी अभी आ जाएगा 910 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, ये हमें देखना है। तो 12 6 की 72 और 12 से 84, फिर कितने बचेंगे अपने पास, 7 70 हो जाएंगे। अब 12 6 की 72 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 12 पंजे 60, यानी 75 पॉइंट समथिंग आएगा। केवल एक ही ऑप्शन है तो ज़्यादा सोचना नहीं है। 75.83% अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो गिवन है स्पीड का अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x - y। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x + y। इसी का रेशियो गिवन है 2:3। और पूछा क्या गया है, दोनों का योग, दोनों का किसका योग, एंड द सम ऑफ दीज टू स्पीड इज 15 km/h। यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्पीड में जो सम है वो अपन को 15 गिवन है, यानी 2 और 3 5। इस 5 की वैल्यू है कितनी है, 15, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो कह सकता हूँ ये जो x - y है ये अपना 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 9। तो x - y भी है मेरे पास और x + y भी है। और सवाल में हमसे क्या पूछा गया, धारा की चाल, यानी y हमें फाइंड करना है। 2 इक्वेशन है, एक x + y गिवन है, एक x - y गिवन है। y कैसे निकलेगा, दूसरी इक्वेशन में जो पहले को घटा दो तो 2y = 9 - 6 3। तो y क्या आ जाएगा, 3/2 यानी 1.5। या डायरेक्ट भी आपको पता है x निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और अगर y निकालना है तो दोनों को घटा के 2 का भाग। तो कितना आ जाएगा, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है। ठीक है, यहाँ पे अपन को ये चार्ट गिवन है और जिसमें बोला गया है कि वैलिड वोट्स को ये दर्शा रहा है, डाले गए वैलिड वोट 720 है। बोला गया है कि चुनाव किसने जीता, डिग्री में डाटा गिवन है, जिसका सबसे ज्यादा डिग्री होगा उसी ने चुनाव जीता। यहाँ पे मुझे 120 नजर आ रहा है सबसे ज्यादा, बाकी यहाँ पे 100 है, 80 है, 60 है। 120 डिग्री वाला किसका है, शिवरमन, ये शिवरमन, यानी ये वाला चुनाव जीतेगा जिसको जितने ज्यादा डिग्री है, क्योंकि डिग्री वाला क्या है, वैलिड वोट का डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है। एक तो हम इसको बनाएंगे बाई ऑप्शन, दूसरा मैं आपको बेसिक भी बता दूंगा, थोड़ा हिंट दे दूंगा, खुद से बना लेना। क्या बोल रहा है, 2 अंकों का नंबर ऐसा है जो अपने अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है। पहले ऑप्शन को उठाते हैं, अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7 और 8 15, 15 का 5 गुना कितना आ जाएगा, 75, और 75 से 12 अधिक यानी ये तो 87 आ रहा है, जबकि संख्या तो 78 थी, तो ये नहीं होगा। इसको उठाते हैं, 8 और 7 15, 15 का 5 गुना और उससे कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, यानी ये 87 आ रहा है। तो ये वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा। आगे और पढ़ लेते हैं, अंकों को उलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है। अगर हम
डिजिट को बदलेंगे, यानी 87 को हम बदलेंगे तो 78 लिखेंगे। ये बोल रहा है कि 9 कम है, अगर मैं इसमें 9 जोड़ रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 87 आ रहा है, यानी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। मेथड टू बेसिक कैसे था, 2 डिजिट का नंबर बेसिकली कैसे लिखते हो, 2 डिजिट के नंबर को आप लिखोगे 10x + y, ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। फिर हम इसको उलट रहे हैं तो yx लिख देंगे, तो 10y + x, खुद से सॉल्व कर लेना। बाकी एग्जाम अप्रोच से अगर बात करोगे तो इसका बाई ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x एंड y 2 पॉइंट है सरकमफ्रेंस पर सर्कल के, जिनका डायमीटर क्या है 20 है, लेंथ है xy की 16 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि पर अपने पास 2 पॉइंट है x और y, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट x हो गया, ये पॉइंट y हो गया। रेखाखंड xy की जो लंबाई है वो 16 है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इसका सेंटर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ। डायमीटर इसका 20 था, मतलब रेडियस 10 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो रेखाखंड था या जो अपना कॉर्ड है, एक्स वाई बेसिकली क्या है, कॉर्ड है जिसकी लंबाई 16 है, अगर सेंटर से मैं इसको मिलाऊं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बाइसेक्ट भी करेगा, यानी ये वाली वैल्यू 8, ये वाली वैल्यू 8, इसको यहाँ से मिला देते हैं। सवाल में पूछा गया है कि रेखाखंड से इसकी सेंटर की जो दूरी है वो क्या होगी, वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी, यानी ये वाली दूरी हमें फाइंड करनी है। आपको पता है ये क्या है, रेडियस है, यानी 10 हो जाएगा, ये 8 है तो 10 8 6 का क्या लग जाएगा, ट्रिपलेट, तो 6 अपना इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया कि रोहन टेक 10 आवर एंड नाउ 10 आवर टू माउ ए लार्ज लॉन, यानी एक घास का मैदान है जिसको काटने के लिए अपने पास रोहन 10 घंटे लेता है, जबकि मोहन के साथ वो मिलकर कितना टाइम ले रहा है, 4 घंटे। एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 10 दूनी 20, 4 पंजे 20। अगर मोहन की मैं इफिशिएंसी की बात करूँ तो दोनों की 5 है, रोहन की अकेले की 2 है, यानी मोहन की 3 आ जाएगी। तो मोहन को अकेले इसको काटने में कितना टाइम लगेगा, 20 टोटल काम है, 3 की इफिशिएंसी से 20/3 घंटे लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि 5 इकाई के अपने पास 2 क्या है, सर्कल हैं। 5 द लेंथ ऑफ द कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ 5 यूनिट्स, ठीक है, 2 सर्कल हैं अपने पास इस तरीके से जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इनकी जो ये एक्सटर्नल टेंजेंट है, इसकी लेंथ किसके बराबर है, वृत्त के व्यास के, यानी सिंपली अगर इसकी रेडियस में r1 मानो, इसकी रेडियस r2 मानो, और इसकी लेंथ जो ये टेंजेंट है, कौन सी टेंजेंट है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये अपन को इक्वल गिवन है, किसके इक्वल गिवन है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यहाँ पे r1 + r2 के इक्वल गिवन है। तो पूछ रहा है कि वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो सेम ही हो जाएगी यहाँ पे, यानी ये 5 है, ये 5 है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 27 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 27 और 36 है। बोला गया है कि इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 45 है। देखो अब सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये सर्कल ऐसे बनेंगे या फिर सर्कल ऐसे बनेंगे, वो कैसे पता चलेगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है 45। अगर ये एक दूसरे से बाहर बनेंगे तो इन दोनों का सम करके देखो, 27 और 36 का सम कितना होता है, 50, 63 हो रहा है। अगर ये एक दूसरे से बाहर बनते तो 63 होता या उससे ज़्यादा आता, लेकिन डिस्टेंस ही 45 है, तो डिस्टेंस 45 है, इसका मतलब है कि ये सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से काटेंगे, तभी तो इनके सेंटर की जो दूरी है वो दोनों रेडियस के सम से कम आएगी। यानी इसका सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं O2 है, इसका सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं O1 है, इसको यहाँ से मैंने मिला दिया। सवाल में बोला है ये वाली डिस्टेंस 45 है, इसको यहाँ से मिला देता हूँ, इसको यहाँ से मिला दूंगा। सेम फिगर नीचे भी बनती है अपनी, ठीक है। और जो इनकी रेडियस कितनी थी, ये 27 है और ये 36 है। क्या बोला गया है हमसे, इनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई यानी कॉमन कॉर्ड की लेंथ हमें चाहिए। कॉमन कॉर्ड कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी इनकी कॉमन कॉर्ड, यानी ये वाली लेंथ हमें चाहिए होगी। अब देखो कॉमन कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या, इसको अगर मैं यहाँ से मिला देता हूँ, जब भी इस तरीके से सर्कल बनते हैं, ये जो लेंथ है ये क्या है, ये तो सेंटर के बीच की दूरी है, ये वाला, और ये जो कॉमन कॉर्ड है ये क्या होते हैं, अपने परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये पता होना चाहिए। अब हम देखो, हमें बेसिकली ये लेंथ चाहिए, इस लेंथ की वैल्यू क्या होगी, जिसको नाम देना चाहते हो तो ए बी दे दो, यानी हमें ए बी फाइंड करना है। तो ए बी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है ऊपर नीचे सेम फिगर बन रही है, यानी ये वाली वैल्यू मैं निकाल लूँ और इसका डबल कर दूंगा तो अपना क्या आ जाएगा, अपने पास ए बी निकल जाएगा। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, ये ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल O1A O2, इसका एरिया निकाल देते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है, ये वाली जो लेंथ हमें गिवन थी ना, O1 से लेकर O2 की लेंथ, सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 45, तो इसको हमने बेस मान लिया 45, और हाइट क्या है, इसको हम हाइट मान लेते हैं, ये अपनी h हो गई, इज इक्वल टू, एक तो ये वाला तरीका हो गया। दूसरा, हम एरिया को इक्वल कर रहे हैं, और इस ट्राइंगल का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे तीनों साइड पता है, तो मैं हीरोन फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, वो कितना आएगा, सबको जोड़ के आधा करना है। तो देखो ये 36 है, ये 27 है, 30 20 50 और 6 और 7 13,
यानी कितना आ जाएगा 63, और ये नीचे वाली लेंथ कितनी थी अपने पास 45, तो 108 आ जाएगा, 108 का आधा यानी 54, यानी सेमी पेरीमीटर 54 आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, 27, 54 माइनस 27 27, फिर 54 में से 36 माइनस करूंगा 18, और फिर 54 में से 45 माइनस करूंगा 9। देखो ये 54 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 27 इंटू 2, ठीक है। ये 27 को ऐसे रहने देता हूँ, 18 को ऐसे लिख देता हूँ 9 गुणा 2, और ये 9 को ऐसे रहने देता हूँ। अब यहाँ से क्या आ गया अपना, ये था अपने पास 1/2 इंटू 45 इंटू एच इज इक्वल टू, देखो ये 27 27 मिलकर एक 27 बाहर निकल जाएगा रूट से, ऐसे ही 2 और 2 मिलकर 2 बाहर निकल जाएगा, और ऐसे ही 9 बाहर निकल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 9 पंजे 45, ठीक है, और 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 27 का डबल कितना आ जाएगा 54, और डिवाइड बाई 5। ये तो अपने पास हाइट आ गई, लेकिन हमें टोटल ए बी की लेंथ चाहिए थी, तो ए बी क्या हो जाएगा इसका डबल, यानी हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो हाइट आई है यानी 2h हमें फाइंड करना है, तो 54/5 का हमें क्या करना है, डबल करना है। डबल करना है तो ये कितना हो जाएगा 108/5। अब सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, 27 दूनी 54, और ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 108 आएगा, ये 108 है, ये 2 में भूल गया था, 27 दूनी 54 और डबल 108, यानी 108 का अपन को डबल करना है, तो सिंपली मैं कह सकता हूँ 216/5 करना है। 40 पंजे 200 होते हैं, 16/5 5 दिया 15, और 1/5.2, और यानी 43.2 आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। और भी तरीका था अपने पास, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते थे, पर मुझे लग रहा है ये तरीका ज़्यादा ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 3.5 सेंटीमीटर का हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो 550 बढ़ गया, तो पहले गोले की जो रेडियस थी वो क्या थी। गोले का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 4πr²। अभी पहले रेडियस r थी, अभी r+3 हो गया, उसी का डिफरेंस हमें गिवन है, तो 4π तो कॉमन ही आ जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे r+3, क्योंकि हमने 3 ने 3.5 बढ़ाया ना, तो r+3.5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस ये डिफरेंस ही तो गिवन है। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली 4π r+3 का होल स्क्वायर में से क्या घटा रहा हूँ 4πr², तो 4π मैं पहले ही कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा r², इसकी वैल्यू सवाल में गिवन है 550। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 4π की वैल्यू रख देते हैं, 4 इंटू पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7, 11 से ये 2 टाइम कट जाएगा, 11 पंजे 55, और 2 से ये 25 टाइम कट जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 7 है ना, इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, या पहले इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। a² - b², तो a + b इंटू a - b लग जाएगा। जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2r+ का 3.5, और दोनों को घटाओगे तो क्या आएगा r + 3.5 माइनस r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा 3.5, ये इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 25। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 0.5 टाइम, ठीक है। और इससे ये कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, देखो 0.5 को लिखते हैं 5/10, तो इससे 5/10 और 10 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा। और 4 से इसको काट लेते हैं, तो 25/2 यानी 12.5 हो गया बेसिकली। ये हमें क्या चाहिए r, तो पहले 12.5 में से 3.5 माइनस करना पड़ेगा, तो 9 आ जाएगा, और 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी रेडियस है वो 4.5 आ जाएगी। हमसे सवाल में यही पूछा गया था रेडियस कितना होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, थोड़ा स्पीड अप करता हूँ मैं। क्या बोला गया है कि यहाँ पे प्रवण ने अपने पास मौजूद धन का 30% अपनी वाइफ को दे दिया, फिर रिमेनिंग का 86%, तो थोड़ा कैलकुलेटिव होने वाला है, ठीक है। प्रवण के पास मान लो P इनकम थी, अब क्या बोल रहा है कि 30% अपनी वाइफ को दे दिया, तो बचा कितना 70%, मतलब 7/10 इंटू आगे बोला है रिमेनिंग, ये रिमेनिंग ये अपने पास, इसका 86% अपने 2 बच्चों को दे दिया, अगर 86 इसका बच्चों को दे दिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा इसका 14%, यानी 14/100। 14/100 को थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या लिख सकता हूँ 7/50, तो इसको हम लिख देते हैं 7/50। बची हुई राशि का आधा हिस्सा अन्य चीजों पर खर्च कर दिया, आधा हिस्सा अगर अन्य चीजों पर खर्च कर दिया तो आधा तो अभी भी बचेगा। बोल रहा है कि शेष राशि इतनी है 983 × 0, बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं, कर लेते हैं फटाफट। देखो 7 7 49 होते हैं, 49 दूनी 98, यानी आ जाएगा 2000। हमें क्या चाहिए, इसके पास कितना पैसा था 50 × 200 आएगा। देखो 2 आएगा यहाँ पे समझ आ रहा है, और बस 0 का खेल है, बाकी कुछ नहीं है, तो 2 के पीछे सारे 0 लगा दो, क्योंकि आपको पता है ना 50 × 200 आ रहा है, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 का ही तो खेल है ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सोहन द्वारा सभी तीनों विषयों में प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं। सोहन है यहाँ पे तीनों विषयों में, यानी इन सब का एवरेज हमें चाहिए। इसमें लगा सकते हो डेविएशन लगाना है, तो मैं सबका 80 मान लेता हूँ एवरेज। 80 से कितना ज्यादा है 4, ये तो 80 है, और ये कितना है 2 ज्यादा, तो ये 4 और 2 6 है, ये किस में बढ़ जाएगा 3 सब्जेक्ट में ना, तो 6/3 मतलब 2, तो 80 और 2 कितना आ जाएगा 82, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, 2 वर्षों में 12,000 रुपये पर कोई धनराशि है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 9% और 10% है, यानी
12,000 रुपये पर पहली साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा है 9%, दूसरी साल में कितना लग रहा है 10% इंटरेस्ट, यानी टोटल मैं कह सकता हूँ 19% में को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, तो पहले तो इंटरेस्ट ही निकाल लेता हूँ मैं। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 12,000 का 19%, 19% मतलब 19/100, 0 0 0 0, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, 19 दूनी 38, 3 असिल, 19 एकम 19 और 3 22, यानी 2280। 12,000 में 2280 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 14,280 रुपये। ये अपने पास अमाउंट हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। tan t की वैल्यू ये है, जहाँ पे t क्या है अपने पास एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है cosec t। tan क्या होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कितना है 3, ये है 7, तो हाइपोटेनस या कर्ण कितना आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, 49 और 9 होते हैं 58। हमसे पूछा है cosec, साइन लंब बटा कर्ण होता है उसका उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब, या मैं कह सकता हूँ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हमें चाहिए। हाइपोटेनस आ गया अपने पास √58 और परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर कितना था 3, तो √58/3 ऑप्शन 4 हो जाएगा। बोल रहा है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज बता दो। एवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कंसेक्यूटिव एवरेज का, कंसेक्यूटिव नंबर्स का 1 2 3 डैश और 10 है। तो एवरेज क्या होता है, या तो मैं कह सकता हूँ मिडिल टर्म, ठीक है, या फिर ये कंसेक्यूटिव इवन ऑड में भी लगेगा, या फिर अपना फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज, एक ही बात होती है दोनों। तो 1 + 10 11, 11/2 यानी 5.5। बेसिकली वर्बली होने वाला सवाल था ये, तो वो 5.5 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 36, 22 एंड 12 सेंटीमीटर का। एक है अपने पास क्यूबॉइड है, इसको पिघलाकर हम 6 सेंटीमीटर के क्या बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं। तो वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं 36 × 22 × 12, क्या बना रहे हैं हम, क्यूब बना रहे हैं, जिसकी साइड 6 है। तो उसको क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी 6 × 6 × 6। पूछ रहा है कि टोटल कितने क्यूब बना पाएंगे, लेट्स से कि n क्यूब बना पाएंगे। 6 6 36 से पूरा 36 कैंसिल हो जाएगा, इस 6 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो कितने क्यूब बना पाएंगे 44। नेक्स्ट सवाल है, जब n को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो बोल रहा है कि रिमाइंडर 3 आ रहा है। अगर 6n को 5 से, देखो n को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 आया। अभी n के साथ हमने क्या किया है 6 गुणा कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस हम यहाँ करेंगे ना वही रिमाइंडर के साथ हो जाएगा, यानी रिमाइंडर भी इसका 6 गुना हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 18 आ जाएगा। अब चूंकि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से बड़ा आ रहा है तो 5 से भाग दे दो, तो 5 3 15, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट सवाल है, एक के अलावा एक अंक की संख्या हमें ज्ञात करनी है जो इसको पूर्णतः विभाजित कर सके। देखो एक तो लेना नहीं है, और ये क्यूब है, बेसिकली a क्यूब + b क्यूब वाली चीजें चलेंगी, लेकिन एक नहीं लेना। तो यहाँ पे बेसिकली पेयर बनाने का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो अगर मैं 17 और 16 का पेयर बनाऊंगा तो a क्यूब - b क्यूब, तो a - b आएगा तो 1 आएगा, लेकिन 1 नहीं लेना। तो 17 के साथ 16 नहीं लेना, 17 के साथ 15 ले लेते हैं, और 18 के साथ 16 ले लेते हैं, और 2 2 का गैप भी आ रहा है दोनों में। एक तो क्या हो जाएगा 17 का क्यूब - 15 का क्यूब, इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, प्लस एक है अपने पास 18 का क्यूब - 16 का क्यूब। a क्यूब - b क्यूब क्या होता है a - b इंटू, यहाँ पे आएगा a² + b² + ab। उसको अभी हम छोड़ देते हैं, लेट्स से कि वो a आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी a - b यानी 2 इंटू, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये b आएगी। अब यहाँ पे आपको नोटिस तो कर ही पा रहे हो ना कि सब में क्या कॉमन आ रहा है, 2 एक ऐसा नंबर है जिससे ये डिविजिबल हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, ठीक है। देखो एक डाउट और हो सकता था आपको यहाँ पे, मान लो आप बोलते कि इसके अंदर कोई ऐसा एक नंबर आ जाता जिसमें वो डिविजिबल हो जाता, तो वो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आंसर क्या आएगा, देखो 2 तो मिनिमम आएगा, या फिर 2 का कोई मल्टीपल ही होता ना, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 के मल्टीपल में तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, और तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज द सेम एज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जिसके रेडियस क्या है 2√2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वर्ग का परिमाप हमें ज्ञात करना है, जिसका एरिया, वर्ग का अगर मैं साइड a मान लूँ तो उसका एरिया क्या होता है a², तो ये उसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा 2√2 रेडियस वाले अपने पास सेमी सर्कल है उसके बराबर। 2√2 का सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है πr²/2, यानी पाई, लेकिन यहाँ पे आंसर पाई की फॉर्म में है तो पाई रहने देता हूँ, पाई × r², ये आ जाएगा ना। पहले चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, πr²/2 हो जाएगा सेमी सर्कल का, पाई को पाई रहने देते हैं। रेडियस क्या बोला गया है 2√2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4, √2 का 2 / 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर पूछा था, यानी 4a की वैल्यू चाहिए, तो पहले a निकाल लेंगे। a कैसे निकलेगा 4 का तो 2 निकल जाएगा रूट में, और पाई का पाई, लेकिन हमें पेरीमीटर चाहिए था यानी 4a चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 8√π, 8√π यानी ऑप्शन पहला। नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याएं 2 और 3 के रेशियो में और उनका योग 35 है, यानी 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 135 है, तो मैं कह सकता हूँ एक की वैल्यू 27 हो जाएगी। तो संख्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 27 2 54 और एक हो जाएगा 27 3 81, तो 54 और 81 नंबर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि सुरेश स्टडीज द पैटर्न ऑफ डेली सेल ऑफ ए शॉप। ठीक है, सुरेश क्या करता है, शॉप का जो सेलिंग है उसका डेली वो स्टडी कर रहा है। तो वो क्या पा रहा है कि ही फाइंड दैट ऑन मंडे द सेल वाज डिक्रीज बाय 10% इन कंपैरिजन टू संडे, यानी संडे के कंपैरिजन में मंडे को उसकी जो सेल है वो 10% डिक्रीज हो रही है। आगे क्या बोल रहा है, ट्यूसडे को वो क्या पाता है कि सेल है वो 10% इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू मंडे। मंडे के कंपैरिजन में यहाँ पे ट्यूसडे को 10% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे मैं देखूँ संडे से मंडे का रेशियो तो 10% डिक्रीज हो रहा था, यानी 10 से 9 आएगा, जबकि यहाँ पे 10% इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 से 11 आएगा। ठीक है, अब देखो 9 और 10 तो सेम होना चाहिए, यानी 90 बना सकते हैं। तो पहले वाले रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करने का, 9 और 10 को सेम 90 बनाने के लिए इसको 9 से, यानी ये 99, ये रेशियो आ गया। सवाल में बोला गया है ट्यूसडे को जो सेलिंग थी वो 1485 थी, यानी 99 की वैल्यू 1485 है। और हमसे पूछ रहा है संडे को सेल कितनी थी, संडे को 100 थी, 99 की वैल्यू 1485, तो 1485 से बड़ा आंसर आएगा। ये नहीं हो सकता, 1485 से छोटा है। अब या तो ये होगा या ये होगा, काट लेते हैं। वैसे देखो 99 है यहाँ पे, 11 9 99, 11 कम 11 3 38, 11 33, 5 11 5 55, और 9 से काटेंगे तो 15 9 135, एक यूनिट की वैल्यू 15 आ गई, 100 की निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 1500। नेक्स्ट सवाल है, ए की आय बी की आय के 125 के बराबर है। देखो इनकम का बारे में बोला गया है कि ए की जो इनकम है वो बी की आय का 125% है। ए की इनकम है, बी का 125 को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ, 25 पंजे 125 और 25/100, यानी ए और बी की इनकम का रेशियो 5:4 आ जाएगा। ठीक है, ए और बी की इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:4। आगे क्या बोला है, चाहो तो इसके साथ एक वेरिएबल मान लो x। आगे बोला है जबकि बी की जो बचत है वो ए की बचत का 120% है, बी की जो सेविंग है ए की सेविंग का 120% है। 120/100 यानी 20 6 के 120 और 20 पंजे 100। तो ए और बी की, ये तो इनकम था, सेविंग का रेशियो क्या आ जाएगा, ए देखो यहाँ पे बी बाई ए, अगर मुझे ए बाई बी निकालना होगा तो कितना आएगा, 5/6, यानी अगर इसका 5 है तो इसका 6 है। इसके साथ एक और वेरिएबल मान लेते हैं y। अब हमें कोई रिलेशन, और ऐसे सवाल में जनरली क्या होता है, ऐसे 2 रिलेशन दे देगा, फिर एक हमें इनकम और सेविंग में एक और एक्स्ट्रा लाइन दे देता है, वहां से अपना सवाल बनता है। क्या बोला गया है इसने, यदि बी का व्यय है, बी का एक्सपेंडिचर, देखो बी का एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम इसकी 4x है, सेविंग इसकी कितनी है 6y, तो बचा हुआ ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये एक्सपेंडिचर के बारे में बोला गया है, ये ए के एक्सपेंडिचर के 75% के बराबर है। ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा, 5x - 5y, यानी 5 कॉमन भी ले सकता हूं मैं, इसके 75% के बराबर है, यानी 3/4। बस यहाँ से x और y में रेशियो निकल जाएगा अपना। देखो 4 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 16x आ रहा है, और 5 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x आएगा, लेकिन 3 से और मल्टीप्लाई यानी 15x आएगा। इधर 16x इधर 15x, इसको इधर भेजूंगा तो यहाँ पे x बच जाएगा। अब y का देखते हैं, पहले मैं इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ माइनस का 24y आएगा, और यहाँ पे 3 गुणा 5 15 से क्या मल्टीप्लाई होगा, -y, यानी इधर माइनस का 15y है, लेकिन इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस का 24y आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 9y, यानी x बराबर आ गया 9y। तो यहाँ से रेशियो निकल गया सिंपली अपना, क्या x/y अपना 9:1 हो गया। अब जो पूछा है वो निकाल लेंगे। बी की बचत, बी की देखो सेविंग कितनी है, x की वैल्यू अपने पास 9, यानी ये आ जाएगा 9 चौके 36, और y की वैल्यू 1 यानी ये 6, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 5, और x की वैल्यू 9 आई थी यानी ये 45। सारी वैल्यू अपने पास फाइंड हो चुकी है ना। तो बोल रहा है कि जो बी की बचत है, बी की सेविंग कितनी है 6 यूनिट, ए के एक्सपेंडिचर वैसे कितने के रूप में कितनी है, बी की जो सेविंग थी 6, ए का एक्सपेंडिचर कितना है 45, इसकी इनकम है 5, इसकी सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितनी आ जाएगी 40। तो ये हमसे पूछा है, यही पूछा है ना। बी की बचत 36, बी की बचत 6 है वो, अच्छा सॉरी, बी की बचत उसके वैसे खुद से ही पूछी है इसने। बी की बचत यहाँ पे 6 है, ये खुद के व्यय से कितना है, देखो 36 इनकम थी, 6 इसकी सेविंग होगी, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 30, यानी 6/30 मतलब 1/5 पूछा है, 20% आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे ए का नहीं खुद का ही बोला गया था। नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु को 86 रुपए में अगर हम बेच रहे हैं तो जो लाभ है उस वस्तु को 53 में बेचने पर हुई हानि का डबल है। देखो पहले प्राइस था 86, अभी है 53, इनमें गैप देखो कितने का गैप है, 3 और 8 - 5 3 33 रुपए गए। अब देखो पहले केस में क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और क्या बोला गया है यहाँ पे, 86 में बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा था वो 53 में बेचने पर हुई हानि का डबल था, यानी हानि अगर यहाँ पे 1 की हो रही है 53 यूनिट बेचने पर, तो प्रॉफिट 2 यूनिट का होता था। तो बेसिकली ये जो 33 रुपए है ना, ये 2 और 1 3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, यानी इस 3 यूनिट की वैल्यू, ये जो भी डिफरेंस आता है ना इसको इनके सम में बांटना होता है, तो 3 की वैल्यू 33 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू 11 हो जाएगी। कोई भी एक इक्वेशन से आप CP निकाल सकते हो, चाहो तो पहले वाले से निकाल लो। अगर पहले वाले से निकालोगे
तो कितना आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 11 है, 53 का सामान था, 11 का लॉस हो रहा था, तो सीपी कितना आ जाएगा, 33 में बेच रहा था मैं 11 का, क्योंकि सीपी ये एसपी में अगर मैं लॉस जोड़ूंगा तो ही तो कॉस्ट प्राइस आएगा। सॉरी 53 था ना ये, 53 और 11 कितना हो जाएगा 64। इससे भी आप निकाल सकते थे, तो 86 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एक यूनिट की वैल्यू 11 थी, 2 यूनिट की वैल्यू 22 माइनस करना पड़ेगा, कोई से भी निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन है और दिखने में थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, इसको भी फटाफट बना लेते हैं। बोला गया कि एबीसी अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो राइट एंगल है ए पर, तो ए पे राइट एंगल बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, सच दैट ए बी और ए सी बराबर है, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इंटरसेक्ट साइड ए सी एट डी, बी का एंगल बाइसेक्टर साइड ए सी को डी पर मिलता है, मान लो इस पॉइंट पर मिल रहा है, ये पॉइंट डी और एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर की आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, मान लो इस तरीके से ट्राइंगल है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका नाम अगर मैं ए बी सी डी दे दूं, तो आपको पता होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बी डी और जो डी सी का रेशियो है वो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना इसके रेशियो के इक्वल होता है, यानी ए बी अपॉन ए सी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। आगे और देख लेते हैं क्या बोला गया है इसने, ये पॉइंट डी पर काटता है, डी एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी के परपेंडिकुलर बना देते हैं डी एम को। ए बी की वैल्यू 12 है, देखो ए बी की वैल्यू 12 है, तो ये भी अपने पास 12 हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल है, 12 है, तो ये a√2 हो जाएगा, यानी ये साइड है 12√2 हो जाएगी। वैसे दे भी दिया इन्होंने बी सी 12√2 है, पर हम निकाल भी लेते क्योंकि जब ये क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। पूछ रहा है कि साइड ए डी की लेंथ बतानी है, देखो मैंने क्या बोला था, यही एंगल बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अब इसमें ये इस वाली लाइन पर बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, कौन कौन सा रेशो आएगा अपने पास, किधर निकालो यार, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं हटा देता हूँ, आपको समझ तो आ गया होगा, यहीं पे निकाल लेते हैं हम। यानी ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो कौन कौन सी साइड, बी ए, ठीक है, ये वाली साइड बी ए और कौन सी साइड बी सी, इसका रेशो बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ ए से लेकर डी तक और डी से लेकर सी तक। अब बी से लेकर ए तक मुझे पता है 12 है, और बी से लेकर सी तक भी पता है 12√2 है, यानी इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो 1/√2 आएगा। ये क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी सी, ठीक है। ए डी और डी सी की वैल्यू ये है, सवाल में क्या पूछा है हमसे, ए डी पूछा है, और हमें ये भी पता है क्या कि जो कंप्लीट AC की लेंथ है वो कितनी है, 12 यूनिट है। और यहाँ पे अगर मैं रेशियो में देखूँ तो AC की लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास, ये क्या था, AD अपॉन DC था ना, AD और DC को मिला के ही तो AC बन रहा है, यानी दोनों का सम। थोड़ा इधर साइड में स्क्रॉल करते हैं, एक सेकंड, चलो यहीं पे थोड़ा कर लेते हैं, पेन का साइज कम कर लेता हूँ। देखो AD और DC का सम यानी √2+1, इस √2+1 की वैल्यू सवाल में 12 गिवन है, हमसे पूछा है सिर्फ AD, तो AD कितना है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट हमें निकालना है, तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन √2+1। अब देखो √2+1 नीचे नहीं है, तो इसका रेशियलाइजेशन करेंगे तो √2-1 से मल्टीप्लाई, √2-1 से भाग, नीचे तो a + b a - b तो 1 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12 × √2-1, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं वाकई में तो शेयर कर सकते हो, नहीं पसंद आ रहे हैं तो शेयर करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।